नमस्कार साथियों, अनुकूल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो साथियों, मैं हूं आज आपके साथ अनुज। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था संघवाद की हमने एक क्लास कर चुके हैं। उसके बाद अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं कि आखिरकार संघवाद में हमें और क्या पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो दोस्तों, अगर आपको इस टॉपिक का प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम का लिंक दिया रखा है। तो आप उस पर लिंक पर क्लिक कीजिए और सीधे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ से इस चैप्टर का आप प्रिंटेड PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हेडिंग होगा हमारा होगा संघीय शासन व्यवस्था का गठन। तो पहला हेडिंग हमारा रहेगा संघीय शासन व्यवस्था का गठन। ठीक है, तो संघीय शासन व्यवस्था का गठन की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहां से समझिए कि दो या दो से अधिक एक स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर, दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर एक बड़ी यूनिट का गठन करते हैं, एक बड़ी इकाई का गठन करते हैं। दोनों अपनी संप्रभुता को बनाए रखते हैं और अपनी अलग अलग पहचान बनाते हैं। तो ये होता है संघीय शासन व्यवस्था के गठन का पहला पॉइंट। ठीक है, मैंने बात किया था कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर एक बड़ी इकाई का गठन करते हैं। दोनों की संप्रभुताएं भी अलग अलग होती हैं। संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। संप्रभुता को दो प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। पहला होता है आंतरिक स्वतंत्रता, दूसरा होता है बाहरी स्वतंत्रता। तो संप्रभुता को बस आप इतना ध्यान रखिए, निर्णय लेने की स्वतंत्रता को क्या कहा जाता है? आपका संप्रभुता कहा जाता है। उसी का अर्थ है संप्रभुता का। ठीक है, मैंने कहा था कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर एक बड़ी इकाई का गठन करते हैं। ठीक है, दोनों अपनी संप्रभुता को बनाए रखते हैं और अपनी अलग अलग पहचान बनाते हैं। तो पहला पॉइंट ये था। जैसे एग्जाम्पल हो गया USA हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, बड़े देश अपनी इंटरनल डाइवर्सिटी को ध्यान में रखकर राज्यों का गठन करते हैं। जैसे बड़े बड़े स्टेट, बड़े बड़े जितने भी कंट्रीज हो गए, वह अपनी इंटरनल डाइवर्सिटी को ध्यान रखें, आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखकर राज्यों का गठन कर देते हैं। उन्हें लगता है कि इन राज्यों की ज़रूरत है, यानी ये बड़ा देश बनता जा रहा है, तो इसको राज्यों में कैटेगराइज कर देते हैं। तो यही होता है संघीय शासन व्यवस्था का गठन। इसका एग्जाम्पल होता है आपका भारत हो गया, बेल्जियम हो गया, आपका स्पेन हो गया। तो दोनों को एक बार नोट कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो मैंने पहला पॉइंट कहा था कि दो या दो से अधिक, पहला पॉइंट है दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर, स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर, दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर एक बड़ी इकाई का, एक बड़ी इकाई का गठन करते हैं। ठीक है, बड़ी इकाई का गठन करते हैं। दोनों अपनी संप्रभुता बनाए रखते हैं और अपनी अलग अलग पहचान बनाते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो इसका कहलाता है, दूसरा पॉइंट कहलाता है कि बड़े देश अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखकर बड़े देश अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखकर नए राज्यों का गठन करते हैं, नए
राज्यों का गठन करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है इसका यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया यानी अमेरिका, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है भारत, स्पेन और आपका बेल्जियम, ठीक है। तो हमने अभी बात करा था कि संघीय शासन व्यवस्था का गठन। तो गठन को हमने दो तरीके से अभी बांटा। पहला बांटा हमने कि संघीय शासन, पहला हमने जो हमारी हेडिंग थी वो थी संघीय शासन व्यवस्था का गठन। तो हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा था कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर एक बड़ी यूनिट का गठन करते हैं, ठीक है, बड़ी यूनिट का गठन करते हैं, अपनी संप्रभुता बनाए रखते हैं और अपनी पहचान भी बनाते हैं। जैसे अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। दूसरा पॉइंट हमने समझा था कि बड़े देश अपनी इंटरनल डाइवर्सिटी को ध्यान रखकर भी नए राज्य का गठन करते हैं। जैसे भारत हो गया, स्पेन हो गया और बेल्जियम हो गए। तो यहाँ तक अब हमने बात करी थी, ठीक है। अगला पॉइंट हम बात करते हैं कि एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो पहले समझते हैं। देखिए, एकात्मक सरकार की बात करते हैं। एकात्मक सरकार में शासन का एक स्तर होता है, लेकिन संघात्मक सरकार में दो स्तर वाली सरकार आती है। एकात्मक सरकार की बात करते हैं, इसमें कानून बनाने से लेकर कानून को लागू करने का केवल जो अधिकार होता है एक सरकार के पास होता है। लेकिन संघात्मक सरकार में दो स्तर वाली सरकार आती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जिसका एग्जाम्पल हो गया आपका भारत और अमेरिका। लेकिन आपका एकात्मक सरकार का जो एग्जाम्पल है वह है आपका जापान। एकात्मक सरकार की बात करते हैं। एकात्मक सरकार में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है, लेकिन संघात्मक सरकार में केंद्र सरकार अपेक्षाकृत कमजोर होती है। एकात्मक सरकार की बात करते हैं। एकात्मक सरकार में शक्तियां एक जगह केंद्रित होती हैं, यानी सेंटर में केंद्रित होती हैं, लेकिन संघात्मक सरकार में शक्तियां जो होती हैं कई स्तरों पर विभाजित होती हैं, ठीक है सर। एकात्मक सरकार की बात करते हैं। एकात्मक सरकार में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, लेकिन संघात्मक सरकार में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसके एग्जाम्पल दो लेते हैं, एक तो अपना लेते हैं प्यारा भारत और दूसरा लेते हैं अमेरिका। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है और आपके भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। तो इन दोनों को किसमें शामिल किया गया? संघात्मक सरकार में शामिल किया गया, ठीक। एकात्मक सरकार की बात करते हैं। एकात्मक सरकार जो होती है छोटे देशों के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है, और संघात्मक सरकार बड़े देशों के लिए उपयुक्त होगी। एकात्मक सरकार की बात करा जाए तो एकात्मक सरकार में केंद्र राज्य को विशेष आदेश नहीं दे सकता, ठीक है, लेकिन संघात्मक सरकार में केंद्र राज्य को विशेष आदेश दे सकता है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस था एकात्मक सरकार में और संघात्मक सरकार में। तो अभी हमने डिफरेंस को समझा, लेकिन अब इसका सिनॉप्सिस बनाते हैं तो और अच्छे से आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आपको अच्छे से यहाँ से पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार ये है क्या। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं एकात्मक सरकार। आप हेडिंग डालिए एकात्मक सरकार और संघात्मक, एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार में अंतर। एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार में अंतर, ठीक है। तो एक तरफ आप लोग डालिए एकात्मक सरकार, एकात्मक सरकार, और दूसरी तरफ आप लोग हेडिंग डालेंगे संघात्मक सरकार, संघात्मक सरकार, ठीक है। तो एकात्मक सरकार की बात करते हैं तो पहला पॉइंट इसमें आता है शासन का एक स्तर होता है। शासन का एक स्तर होता है, ठीक है। संघात्मक सरकार की बात करते हैं, इसमें दो स्तर वाली
सरकार आती है। ठीक है, जैसे आपकी हो गया केंद्र सरकार और आपका राज्य सरकार। ठीक है, एकात्मक सरकार की बात करते हैं जिसमें कानून बनाने से लेकर कानून को लागू करना एक ही सरकार का काम होता है, क्योंकि शासन का एक स्तर होता है, जिसका उदाहरण है आपका जापान, इसका उदाहरण है आपका यूएसए और अपना इंडिया, भारत। ठीक, दूसरा पॉइंट बात करते हैं एकात्मक सरकार की। एकात्मक सरकार का दूसरा पॉइंट बात करते हैं, केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। इसमें केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। इसमें केंद्र सरकार अपेक्षाकृत कमजोर होती है। ठीक है, अपेक्षाकृत कमजोर होती है। एकात्मक सरकार की बात करते हैं, इसमें शक्तियां एक स्तर पर केंद्रित होती हैं। ठीक है, इसमें शक्तियां एक स्तर पर केंद्रित होती हैं और इसमें शक्तियां, संघात्मक सरकार में शक्तियां कई स्तरों पर विभाजित होती हैं। ठीक है, शक्तियां कई स्तरों पर विभाजित होती हैं। ठीक, एकात्मक सरकार की बात करते हैं, इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान है। और संघात्मक सरकार की बात करते हैं, इसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन दोहरी नागरिकता का प्रावधान केवल यूएसए के लिए है और भारत के लिए केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत के लिए किसका प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक, अगला पॉइंट बात करते हैं, ये छोटे देशों के लिए उपयुक्त है। जो एकात्मक सरकार है ये छोटे देशों के लिए उपयुक्त है और संघात्मक सरकार जो होती है ये बड़े देशों के लिए उपयुक्त है। ठीक, एकात्मक सरकार की बात करते हैं, इसमें केंद्र राज्य को विशेष अधिकार नहीं दे सकता, विशेष आदेश नहीं दे सकता। इसमें केंद्र राज्य को विशेष आदेश नहीं दे सकता। इसमें केंद्र राज्य को विशेष आदेश दे सकता है। चलिए आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर एक बार इसको समझते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा कि आखिरकार दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे थे यहाँ से एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार दोनों में आपका अंतर क्या है। ठीक है, तो हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंस की बात कर रहे थे।
तो मैंने बात करा था कि एकात्मक सरकार जो होती है उसमें शासन का एक स्तर होता है और संघात्मक सरकार में 2 स्तर वाली सरकारें आती हैं। ठीक, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार केंद्र स्तर पर कार्य करती है और राज्य सरकार अपने राज्य स्तर पर कार्य करती है। ठीक, दूसरा हमने बात करा एकात्मक सरकार यानी केंद्र सरकार इसमें अधिक शक्तिशाली होती है और संघात्मक सरकार में केंद्र सरकार अपेक्षाकृत कमजोर होती है। एकात्मक सरकार की बात करा था तो इसमें शक्तियां एक जगह एक स्तर पर केंद्रित होती हैं, सेंटर में पावर होती है पूरी। लेकिन संघात्मक सरकार में शक्तियां कई स्तरों पर विभाजित हो। जैसे भारत की बात किया जाए तो भारत में केंद्र सरकार केंद्र स्तर पर काम कर रही है और राज्य स्तर पर राज्यों की सरकार काम कर रही है, यानी शक्तियां क्या है अलग अलग स्तरों पर विभाजित है। ठीक है, फिर हमने बात की एकात्मक सरकार में एकल नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन संघात्मक सरकार में दोहरी नागरिकता का प्रावधान। जैसे भारत के लिए एकल नागरिकता है लेकिन यूएसए के लिए दोहरी नागरिकता है। एकात्मक सरकार जो होती है छोटे देशों के लिए उपयुक्त है और संघात्मक सरकार आपकी बड़े देशों के लिए उपयुक्त है। एकात्मक सरकार की बात किया जाए इसमें केंद्र राज्य को विशेष आदेश नहीं दे सकता है, लेकिन संघात्मक सरकार में केंद्र राज्य को विशेष आदेश दे सकता है। तो यहाँ तक हमने बात करी थी कि दोनों में आखिरकार अंतर क्या है। ठीक, उसके बाद अपना अगला पॉइंट उठाते हैं कि राष्ट्र की आखिरकार परिभाषा क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्र की डेफिनेशन क्या होती है, तो बताएंगे आप लोग। आपको पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, एक राष्ट्र की परिभाषा क्या है और राज्य की परिभाषा क्या है, दोनों की परिभाषा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से एक पॉइंट उठाते हैं अपना नेशन। ठीक है, अगला पॉइंट उठाते हैं नेशन। नेशन को हिंदी में कहते हैं आपका राष्ट्र। क्या कहते हैं? राष्ट्र। ठीक है, यहां से हमें राष्ट्र की परिभाषा को जानना है कि आखिरकार राष्ट्र की परिभाषा क्या है या राष्ट्र है क्या। ठीक, राष्ट्र की परिभाषा को जानने से पहले हम 2 विचारधाराओं की बात करेंगे। एक आपका बात करेंगे परंपरागत विचारधारा, दूसरा हम बात करेंगे समकालीन विचारधारा, यानी परंपरागत को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी, ठीक है। समकालीन विचारधारा कहते हैं कंटेम्पररी आइडियोलॉजी। ठीक है, जब परंपरागत विचारधारा थी तो राष्ट्र के उसमें गठन का आधार क्या था। जब समकालीन विचारधारा आई तब राष्ट्र के गठन का आधार क्या था। यानी उस समय राष्ट्र के गठन का आधार परंपरागत विचारधारा को लेकर माना गया कि हम जाति, धर्म, नस्ल, क्षेत्र के आधार पर क्या मानेंगे, राष्ट्र के गठन का आधार माना जाएगा। लेकिन समकालीन विचारधारा में आपका होता है साझा इतिहास, साझा संस्कृति, साझा भूगोल, साझा समस्याएं और साझा आपका भविष्य। यानी कॉमन हिस्ट्री, कॉमन कल्चर, कॉमन फ्यूचर, कॉमन प्रॉब्लम, कॉमन ज्योग्राफी, ये सारी चीजें किस में आती हैं, समकालीन विचारधारा में। तो समझते इसको क्या कहते हैं। मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब समझ में आएगा। चलिए पहले इसका सिनॉप्सिस तैयार कर लेते हैं, फिर इसको समझते कि आखिरकार है क्या। यानी परंपरागत विचारधारा की बात करते हैं, इसमें आपका जाति, धर्म, नस्ल, क्षेत्र और भाषा। जाति को कहते हैं आपका कास्ट, इसको कहते हैं रिलीजन, नस्ल को आपका कहते हैं रेस, क्षेत्र को कहते हैं आपका रीजन और भाषा को कहते हैं लैंग्वेज। ठीक है, इसमें आपका होगा साझा संस्कृति, साझा इतिहास,
साझा संस्कृति, साझा भूगोल, साझा समस्याएं और साझा भविष्य। साझा 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 और साझा जिसको इंग्लिश में कहते हैं आपका कॉमन हिस्ट्री, ठीक है, कॉमन कल्चर, कॉमन जियोग्राफी, कॉमन प्रॉब्लम्स, कॉमन फ्यूचर, ठीक है, कॉमन फ्यूचर। यानी गठन का आधार, गठन का आधार में से एक होगा, अगर में से एक होगा जिससे राष्ट्र छोटे छोटे होंगे, जिससे राष्ट्र छोटे छोटे होंगे। इसके माध्यम से कहते हैं कि हमारे देश में केवल एक पहचान, हमारे देश में केवल एक पहचान, हम सब भारतीय हैं। देखिए, ठीक, तो ये आपका एक सिनॉप्सिस बनकर तैयार हो गया। इसको आप लोग सभी लोग बना लीजिए, ठीक है, आप सभी लोग इसको बना लीजिए मेरे साथ ही साथ। देखिए, अगर मैं राष्ट्र की बात करूं, राष्ट्र की परिभाषा क्या है। देखिए, सबसे पहले चलता था आपका परंपरागत विचारधारा। परंपरागत विचारधारा के आधार पर अगर हम बात करते हैं, यानी ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी के आधार पर किसी राष्ट्र के गठन का आधार क्या होगा, और समकालीन विचारधारा यानी कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी के अनुसार राष्ट्र के गठन का आधार क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका परंपरागत विचारधारा यानी ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी, ठीक। तो इसमें ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी में गठन का आधार था जाति यानी कास्ट, धर्म रिलीजन, नस्ल रेस, क्षेत्र रीजन और भाषा लैंग्वेज। इन्होंने कहा था कि राष्ट्र के गठन का आधार राष्ट्र का गठन जाति के आधार पर किया जाए, राष्ट्र का गठन जो होगा धर्म के आधार पर किया जाए, राष्ट्र का गठन नस्ल के आधार पर किया जाए, किसी ने कहा राष्ट्र का गठन क्षेत्र के आधार पर किया जाए, किसी ने कहा राष्ट्र का गठन भाषा के आधार पर किया जाए। तो सोचा गया अगर राष्ट्र का गठन जाति के आधार पर कर देंगे, धर्म के आधार पर कर देंगे, नस्ल के आधार पर कर देंगे, क्षेत्र के आधार पर कर देंगे, धर्म के आधार पर कर देंगे या भाषा के आधार पर कर देंगे, तो ऐसे करके कई राष्ट्र होंगे। उसमें से केवल आपको एक मानना है, या तो राष्ट्र का गठन आप जाति के आधार पर कर दो तो जातीय राष्ट्र अलग हो जाएगा, आप धर्म के आधार पर कर दो तो धर्म का राष्ट्र अलग हो जाएगा, आप राष्ट्र का गठन नस्ल के आधार पर कर दो तो नस्ल का राष्ट्र अलग हो जाएगा। तो इन्होंने कहा था कि राष्ट्र का जो गठन होगा वह इनमें से एक आधार पर होगा। अगर हम इस तरीके से अगर राष्ट्र का गठन करेंगे कि जाति, धर्म, नस्ल, क्षेत्र, भाषा, तो छोटे छोटे कई राष्ट्र होंगे, तो कई राष्ट्र होंगे तो उनको चलाना मुश्किल होगा। तो उस समय ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी के आधार पर राष्ट्र का गठन किया गया था, ठीक है। अब समय के साथ क्या हुआ, ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी को चेंज कर दिया गया आपका कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी में। तो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्र का गठन जो किया गया, अब किया गया है, वह आपका समकालीन विचारधारा के आधार पर किया गया है राष्ट्र के गठन। तो समकालीन विचारधारा में किसी राष्ट्र के गठन का आधार क्या होगा, तो इन्होंने कहा था कि अगर हमें राष्ट्र का गठन करना है तो उसका आधार होगा साझा इतिहास, कॉमन हिस्ट्री, दूसरा होगा साझा संस्कृति, कॉमन कल्चर, साझा भूगोल, कॉमन ज्योग्राफी, साझा समस्याएं, कॉमन प्रॉब्लम्स, साझा भविष्य, कॉमन फ्यूचर। ये सभी चीजें जो होंगी कॉमन रहेंगी, यानी हमारा इतिहास भी कॉमन रहेगा,
हमारी संस्कृति भी साझा रहेगी, हमारा भूगोल भी साझा रहेगा, हमारी समस्याएं भी साझा रहेंगी और हमारी भविष्य भी साझा रहेगा। इन्होंने कहा हम चाहे किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी नस्ल के हों, किसी क्षेत्र के हों या हमारी कोई भाषा हो, लेकिन हमारे राष्ट्र के गठन का आधार होगा हम सब लोग किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, नस्ल के हों, किसी भी के, एससी के, एसटी के, कुछ भी हों, लेकिन हम सबका साझा इतिहास रहेगा, हम सबकी साझा संस्कृति रहेगी, हम सबका साझा भूगोल रहेगा, हम सबका साझा समस्याएं रहेंगी और हम सबका साझा भविष्य रहेगा। इसीलिए हमारे देश में केवल एक पहचान है, वी आर इंडियंस, हम सब भारतीय हैं। यानी राष्ट्र का गठन किया गया था इन चीज़ों के आधार पर, समकालीन विचारधारा के आधार पर। वर्तमान समय में समकालीन विचारधारा को अपनाया गया है। ठीक है, अब राष्ट्र के गठन का आधार क्या होता है? राष्ट्र का गठन में होगा साझा संस्कृति, साझा इतिहास, साझा भूगोल, साझा समस्या, साझा भविष्य। यानी हम सब क्या, वी आर इंडियंस। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ रहा है आप कौन हो, तो आप कहते हैं मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ। नहीं, सबसे पहले आपको कहना चाहिए मैं एक भारतीय हूँ, क्योंकि भारतीय का क्या होता है, हमारे भारत देश में कई अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, कई अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, कई अलग अलग नस्ल के लोग रहते हैं। ठीक है, और कई अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। इसलिए हम सबका साझा इतिहास है, साझा संस्कृति है, साझा भूगोल है, साझा समस्याएं हैं और साझा हम लोगों के क्या है, भविष्य। इसलिए हम कौन है, वी आर इंडियंस, हम भारतीय। हमारी केवल एक पहचान है, हम सब भारतीय। यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। यानी ये सारी चीजें ही मिलकर किसका निर्माण करती हैं, राष्ट्र का गठन करती हैं। यही चीजें किसका गठन, ये चीजें मिलकर किसका गठन करती हैं, राष्ट्र का गठन करती हैं। यानी इनके आधार पर राष्ट्र का गठन किया जाएगा। तो अगर इसमें से हमें एक चुनना है, अगर एक एक चुनेंगे तो कई छोटे छोटे राष्ट्र होंगे, छोटे छोटे राष्ट्र होंगे, उन पर शासन करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, हम सभी लोग मिलकर हमारा कॉमन कर दें सारी चीज़ें, अगर सारी चीज़ें हमारी कॉमन है, हमारे देश में केवल एक पहचान है, हम सब भारतीय हैं और ये सारी चीज़ें तो राष्ट्र है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ही मिलकर राष्ट्र का गठन करते हैं। ठीक है, बात समझ में आया यहाँ तक? अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्र क्या, तो राष्ट्र वह है जिसमें राष्ट्र में केवल एक पहचान होती है, राष्ट्र में सभी की साझा संस्कृति, साझा इतिहास, साझा भूगोल, साझा समस्याएं, साझा भविष्य, ये सारी चीजें ही मिलकर राष्ट्र का गठन करती हैं। ठीक है, राष्ट्र क्या है, देश में केवल एक पहचान है, यानी वी आर इंडियंस, हम सब भारतीय। तो बस आपको यही बताना है राष्ट्र के बारे में। बात समझ में आया? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक हम राष्ट्र के बारे में समझ चुके। अब पॉइंट आता है कि स्टेट क्या होता है, स्टेट। ठीक है, चलिए स्टेट की बात कर लेते हैं। यहां पर आप पॉइंट डालेंगे स्टेट, स्टेट को हिंदी में कहते हैं आपका राज्य, राज्य। एक डेट यहां से लेते हैं 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 के आधार पर बात करते हैं। तो राज्य क्या है, राज्य एक विधिक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है, विधिक अवधारणा, लीगल कॉन्सेप्ट है, विधिक अवधारणा है, अवधारणा। एक थिंकर रह चुके हैं जिनका नाम है गार्नर, गार्नर। ये कौन थे, एक थिंकर थे। इन्होंने राज्य की परिभाषा को सही तरीके से डिफाइन किया। इन्होंने कहा है कि राज्य का एक निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग, उसमें जनसंख्या, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ये चारों चीजें शामिल हैं तो उसको राज्य कहा जाएगा। ठीक है, यानी अब पॉइंट आता है संप्रभुता का मतलब क्या होता है, यहां लिख लीजिए निर्णय लेने की स्वतंत्रता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। ठीक है,
तो स्टेट की बात करते हैं 26 जनवरी 1950 के आधार पर राज्य की विधिक अवधारणा एक लीगल कॉन्सेप्ट है। इसमें बताया गया गार्नर नाम के एक व्यक्ति थे जो कि एक थिंकर रह चुके थे, ठीक है। उन्होंने बताया था राज्य की परिभाषा क्या है। राज्य वह है जिसका एक निश्चित भूभाग होगा, वहाँ एक जनसंख्या होगी, वहाँ पे सरकार होगी और वहाँ की सरकार को क्या होगी, संप्रभुता होगी। तो ये सारी चारों चीज़ें अगर जिस जगह है तो वह क्या है, एक राज्य। राज्य में निश्चित भूभाग होगा, जनसंख्या भी होगी, सरकार भी होगा और संप्रभुता भी होगी। तो ये चारों चीज़ें मिलकर राज्य का निर्माण करती हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक पॉइंट यहाँ से बनाइए, जैसे अगर मैं प्रांत की बात करता हूँ, प्रांत, ठीक है, प्रांत की बात है, इसमें जनसंख्या, भूभाग प्लस और आपका सरकार। प्रांत के नीचे आएगा आपका राज्य। ये सारी चीजें आपकी जो रहेंगी इसमें सेम रहेंगी, प्लस ऐड हो जाएगा आपका संप्रभुता। संप्रभुता। राज्य के नीचे आएगा आपका राष्ट्र। राष्ट्र, राष्ट्र में एकता प्लस बंधुत्व। एकता प्लस बंधुत्व। फिर आएगा आपका देश। देश में आपका होगा सांस्कृतिक समन्वयता। सांस्कृतिक